Hello students, you all are welcome in my class. Today we are going to study about matter in our surrounding. This is a chapter of class 9. So first of all we should know that what is matter. This is the first chapter of chemistry, matter in our surrounding. So our topic is what is matter. Matter क्या होता है? Anything which occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जिसमें मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसमें मास हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम मैटर बोलेंगे। अब कौन कौन से मैटर हुए? आप कुछ भी चीज ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए वो भी मैटर है, पेन ले लीजिए वो भी मैटर है, फैन ले लीजिए वो भी मैटर है, ऑक्सीजन ले लीजिए वो भी मैटर है। क्योंकि अगर आप पेन रखोगे टेबल के ऊपर तो जो पेन है वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा और उसमें कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, कुछ ना कुछ तो मास उसमें होगा। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या एयर जो है क्या वो मैटर है? एयर जो है क्या वो मैटर है? एयर मैटर है? एयर क्या स्पेस को ऑक्यूपाई करती है? हाँ जी, तो आंसर होगा यस, एयर इज आल्सो मैटर। एयर भी एक मैटर है। अब अगर एयर कैसे स्पेस को ऑक्यूपाई करती है? बलून में भर के देख लो। बलून में जब आप भरेंगे तो बलून क्या करेगा? स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? एयर इज आल्सो मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मैटर। क्लियर है कि व्हाट इज मैटर? ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, बुक, मोबाइल कुछ भी ले लो, ये सब क्या करेंगे? ना मैटर कहलाएंगे। मैटर होने के लिए दो ही कंडीशन की जरूरत होती है। एक तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसमें मास होना चाहिए। जैसे मैंने फिश दिखाई है, मैंने आपको गैस दिखाई है, पेंसिल दिखाई है, दे ऑल आर मैटर। ये सब क्या है आपके? यस, मैटर है, राइट। अब आता है कि वाटर नॉट मैटर। तो अब ऐसा क्या है जो कि मैटर ना हो? हाँ, फ्रेंडशिप मैटर नहीं है, लव मैटर नहीं है, अफेक्शन मैटर नहीं है, गुड मैनर्स भी आपका मैटर नहीं है। कि गुड मैनर्स जो है, क्या गुड मैनर्स स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा? नहीं करेगा। क्या उसमें मास होगा? नहीं होगा। आइडिया, क्या आइडियाज जो होते हैं वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं? नहीं करते। क्या आइडिया क्या है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है? नहीं करते। क्या आइडिया में मास होता है? नहीं होता। स्मेल, ये आपके मैटर नहीं है। मैं दिखाया कहते फ्रेंडशिप मैटर नहीं है, आपकी आइडिया मैटर नहीं है, अफेक्शन जहां मदर और डॉटर दिखाई है वो आपका क्या है कि मैटर नहीं है, और यहाँ पे स्मेल दिखाई है जो कि वो भी मैटर नहीं है। समझ में आया क्या मैटर होता है और क्या मैटर नहीं होता है? अब मैटर किससे मिलके बना होता है? मैटर जो मिलके बना होता है वो टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। एक छोटा सा पार्टिकल ले लो, जितना बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके कोई भी सब्सटेंस बना हुआ होता है। मैंने दिखाया ग्लास, देख लो ग्लास में वाटर है, ये कितने 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 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ऐसे वो बॉल दिखाई दे, बॉल को माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश कर रहे हो तो पार्टिकल व्हिच मेक्स अ मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। जिसको हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, वो आपका मैटर इतने छोटे छोटे पार्टिकल, टिनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, राइट। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? तो जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आइए देखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? अब पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल। एक तो जो पार्टिकल होते हैं मैटर के जिससे मिलकर बने हुए होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। पहला प्रॉपर्टी बताऊंगा कैसे बहुत छोटे होते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो छोटे हैं भी कि नहीं है। दूसरा क्या होता है? इनके बीच में स्पेस होता है। इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। पहला मैंने बताया कि टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं मैटर, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है उनके बीच में? स्पेस। तीसरा कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो इनके पार्टिकल होते हैं कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं लोग? कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अब कैसे मूव करते हैं वो देखेंगे हम लोग। और जो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। मैंने आपको चार चीज बताई। पहला मैंने आपको बताया कि वो बहुत छोटे होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया? उनके बीच में स्पेस होती है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया? मूव करते रहते हैं। और चौथा क्या है? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोबारा बोलता हूं, पहला मैंने क्या बताया? वो बहुत छोटे होते हैं, टिनी पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में। दूसरा क्या होता है? स्पेस होती है। तीसरा वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और चौथा वो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जब मैंने आपको सोल्यूशन बताया, आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर पोटेशियम परामैग्नेट डाला। क्या? पोटेशियम परामैग्नेट, जिसको हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। जब आप पोटेशियम परामैग्नेट उसके अंदर आप डालोगे तो व्हाट विल हैपन? जब पोटेशियम परामैग्नेट उसके अंदर डालोगे तो क्या होने वाला है? बताओ। जब आपने पोटेशियम परामैग्नेट सॉल्यूशन के अंदर डाला तो उसका कलर क्या हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? वो देखते हैं किस तरीके से पर्पल कलर का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या डाला? पोटेशियम परामैग्नेट डाला है। आपने देखा कैसे वो पोटेशियम परामैग्नेट है
आपसे घोल रहे हो। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, आप होली खेलते हो, होली पे आपने कलर डाला एक बाल्टी के अंदर, तो बाल्टी का जब डाला तो वो बाल्टी पिंक कलर डाला, पूरी पिंक कलर की हो गई, या पर्पल कलर डाला पूरी पर्पल कलर की हो गई। अब आपने उससे दूसरा बकेट लिया, एक मग पर्पल कलर निकाला, उसके अंदर से पानी से उसे दूसरे बकेट में डाला, वो भी उसमें भी वाटर भरा हुआ है, तो आप देखोगे उस बकेट का जो कलर है वो भी पर्पल हो गया, थोड़ा लाइट रहेगा कंपैरेटिवली पहली बाल्टी के, पहले बकेट के। फिर आपने सेकंड बकेट से पानी का लिया 1 मग और उसको आपने थर्ड बीकर में डाल दिया, तो थर्ड बकेट में जब आपने डाला उसका ही पर्पल थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो मतलब इतना कहां से आ रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल तो जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि हाँ जी, जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरा मैंने बताया कि उनके बीच में स्पेस होती है। क्या होती है? स्पेस। जो मैटर्स होते हैं वो जिन पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उनके बीच में स्पेस होता है? पानी लीजिए गिलास में, शुगर डालिए, उसको मिलाइए। जब हमने गिलास ऑफ वाटर लिया, उसमें 1 स्पून शुगर लिया और शुगर को हमने मिलाया, तो क्या हुआ? शुगर गायब हो गई। तो शुगर गायब होके गई कहां? तो जो वाटर है वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था छोटे छोटे, उनके बीच में स्पेस थी। तो जब हमने इसको डिसॉल्व किया तो छोटे छोटे और टाइनी पार्टिकल, शुगर ब्रेक हुई और इसके टाइनी पार्टिकल वो उन स्पेस में जाके भर गए। तो दिस इज एग्जांपल कि उन जो पार्टिकल से मिलकर मैटर बना हुआ होता है उनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। तीसरा, कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं। आपने अगरबत्ती इंसेंस स्टिक ली होगी, आप इंसेंस स्टिक लो और आपको दूर से उसमें खुशबू आना आपकी स्टार्ट हो जाती है, आपको धुआं दिखता हुआ, पार्टिकल दिखते हुए आपको दिख जाएंगे। जब आपको जलाते हैं तो आपको दिखता है कि धुआं उड़ रहा है, तो पार्टिकल आपस में उड़ रहे होते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। अब द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है। कैसे अट्रैक्ट करते हैं उसका एग्जांपल क्या हुआ? उसका एग्जांपल भाई यहाँ पर है कि आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड पे हमने कुछ लिखा, या जनरली हम लोगों ने क्या लिखा, जब समर वेकेशन होते हैं तो बच्चों लोगों को बड़ा मजा आता है, वो बोर्ड पे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे चौक से हॉलीडेज या समर वेकेशन लिख देते हैं। जब आप 20-30 डेज बाद स्कूल जब पहुंचते हैं, आप लोग 20-30 डेज बाद जब आप स्कूल पहुंचते हैं और आप अपने बोर्ड के पास जाते हैं, तो आप उसे आप रब करने की कोशिश करते हैं कि मिट जा भाई, नहीं मिटता। मतलब सिंपल डस्टर लोहे कपड़ा मिट जाएगा, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ वहां पे दिखाई दे जाता है। तो उस केस में टीचर क्या बोलते हैं? भाई जाओ जी कपड़ा गीला करके लेकर आओ, कपड़ा गीला करके लेकर आते, फिर उसको रगड़ते, फिर साफ होता है। लेकिन जब रेगुलर डेज में आप चौक से आप लिखते हो, तुरंत डस्टर से साफ करते हो, बिल्कुल साफ हो जाता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली जो पार्टिकल होते हैं बोर्ड के और चौक के होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। पर जो हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म में जो जा रहा है, इनकी जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है, तो वो धीरे धीरे मूव कर, यानी इकट्ठे जाके मूव नहीं होते। इनको मूव करने में क्या लगता है? थोड़ा टाइम लगता है। क्या लगता है? इनको थोड़ा मूव करने में टाइम लगता है। तो जब इनको थोड़ा बहुत टाइम लगता है मूव करने के लिए, तो टाइम लेते हैं। तो जब 2 महीने का उनको वक्त मिलता है, तो 2 महीने के वक्त के बाद आप देखते हो 1 महीना 30 डेज के बाद वो पार्टिकल एक दूसरे धीरे एंटर होते हैं, और वो फिर इतने ज्यादा उनकी अट्रैक्शन फोर्स जितना पार्टिकल हो जाता है कि हम उसको सिर्फ एक सिंपल डस्टर से हम उसको साफ नहीं कर सकते। उस केस में हमें गीला करके थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है इसको हमें साफ करने के लिए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो आप देख रहे हो, एक तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, दूसरा उनके बीच में स्पेस होती है, तीसरा वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब आते हैं रिजिड और फ्लूइड। रिजिड माने क्या होता है? आप जानते हैं जो भी हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको हम यहाँ पे रिजिड से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे उनको? रिजिड से। रिजिड में अनबेंडिंग, इनफ्लेक्सिबल। आप क्यूब ले लो, डस्टर ले लो, ये क्या है? आपके रिजिड है। क्या है? रिजिड है। तो रिजिड का शेप होता है वो आपका फिक्स रहता है, फिक्स शेप रहता है, वो चेंज नहीं होता है हमारे पास। लेकिन फ्लूइड माने होता है बहना, जो चीज बहती है। अब क्या क्या फ्लो करता है? लिक्विड फ्लो करता है, गैसेस फ्लो करती हैं। अब लिक्विड कैसे फ्लो करता है? लिक्विड जो फ्लो करता है वो अप टू डाउन करता है, ऊपर से नीचे की तरफ लिक्विड फ्लो करता है। पानी गिरेगा तो ऊपर से नीचे गिरेगा ना। और गैस कैसे फ्लो करती है? फ्लूइड कैसे? वो डाउन टू अप, ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमारा था कि क्या क्या होता है। अब आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे मैंने 2 और लिखी, प्लाज्मा लिखी, बोथ आइसक्रीम, कंडेंसेट लिखी हुई है मैंने। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनके बारे में बात करें? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस, और इनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि सबसे पहले हमारे पास कि कौन कौन से सॉलिड होते हैं, कौन कौन से लिक्विड होते हैं, कौन कौन से हमारे पास गैस होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की यहाँ पे बात करता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, वहां पे वो सीरियल नंबर दिख रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही है। पहली प्रॉपर्टी आ रही है इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या दिख रही है आपको यहाँ पे? इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होती है? जो सॉलिड्स होते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस में, सॉलिड की जो पार्टिकल है वो बहुत पास आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ
दिखाया हुआ है कैसे पार्टिकल बहुत छोटे 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 पार्टिकल आपके पास, सबसे पहले वाले फिगर में आप देखें कैसे पार्टिकल बहुत पास पास में है। तो इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, दो पार्टिकल के बीच की स्पेस है वो कम है। उसी के नीचे आप लिक्विड में देखेंगे, जब हम लिक्विड में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पे कि जो इनके बीच की जो पार्टिकल स्पेस है थोड़ी थोड़ी दूर है। क्या है? थोड़ी थोड़ी दूर है। और जब और नीचे हम गैस पे देखते हैं उसके पार्टिकल दूर 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 है। और सॉलिड के ऐसे पास थे पार्टिकल, ये पार्टिकल थे, लिक्विड के थोड़े 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 दूर थे, और गैस के तो ऐसे 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 दूर है। तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, दो पार्टिकल के बीच की जो स्पेस होती है वो सॉलिड में बहुत कम होती है, लिक्विड्स में कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो उसमें स्पेस बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है इंटर पार्टिकल फोर्स। जो इंटर पार्टिकल फोर्स दी अट्रैक्शन फोर्स लगती है दो पार्टिकल के बीच में, तो सॉलिड में जो पार्टिकल स्पेस की फोर्स लग रही है वो बहुत तेज लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है। तो पार्टिकल के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे सॉलिड को दूर जाने नहीं दे रहे हैं, वो बहुत एक दूसरे के पास में ही है, वो बंधे हुए हैं। इसलिए आपके जो सॉलिड के बीच में स्पेस होती है वो कम होती है। समझ में आया? लिक्विड में जो फोर्स है थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी वीक होने की वजह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनके बीच में स्पेस बढ़ गई क्योंकि इनकी फोर्स कम है। गैसीय स्टेट में क्या होता है, जो इनके बीच में फोर्स है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनके बीच में डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये तो एक दूसरे को ही कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं नेचर की बात करता हूँ। अब सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड हार्ड और रिजिड होता है। हार्ड और रिजिड, मैं आपको डस्टर पकड़ा है, मैं ये लोग डस्टर को मोड़ो तोड़ो, नहीं तोड़ सकते ना, क्योंकि वो हार्ड है और रिजिड फॉर्म के अंदर। लेकिन हमारे पास लिक्विड कैसा होता है? फ्लूइड है, वो बहता है, डाउन टू अप, पानी डाल के देख लो नीचे गिर जाएगा पानी, यानी वो बहता है हमारे पास। और जो गैसेस होती है वो हाईली फ्लूइड होती है, वो तो बहुत ज्यादा आपकी बहती है। आप देखो जो गैसेस का स्टेट होता है वो गैसेस फॉर्म में डाउन टू अप उड़ रहा होता है। तो ये हमारा नेचर हो गया। कंप्रेसिबिलिटी की बात करता हूं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की क्या होती है भाई? सॉलिड को दबा के देखो, पकड़ लो, डस्टर पकड़ लो, आपके हाथ में कुछ भी हो, बगल में कोई बॉटल हो, उसको दबा के देखो, तो सॉलिड को कंप्रेस करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट, है ना? क्यों? तो इसलिए वो नेग्लिजिबल होता है। हम कहते हैं नेग्लिजिबल मानो, कंप्रेस होता ही नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हम लिक्विड की बात करें तो वो थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है। अगर आपने किसी बलून के अंदर पानी भरा हुआ है तो आप देखोगे वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में उसका कंप्रेसिबिलिटी लेवल ज्यादा होता है। लेकिन गैस की बात करें हाईली कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा। मतलब कितना, यहां मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन में, मैं इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में मैंने आपको क्या दिखाया हुआ, आप देखिए यहाँ पे कि किस तरह सॉलिड के पार्टिकल है वो क्या है, आपके बहुत पास 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 आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? और लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर है क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज्यादा है और फोर्स कम है। सॉलिड में फोर्स ज्यादा है और उनके बीच की स्पेस बिल्कुल कम है। और गैस के पार्टिकल बिल्कुल दूर 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 है और इनके बीच में स्पेस लग रही है, वो स्पेस है बहुत ज्यादा है। अब मैंने आपको क्या पता कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, जहां मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप देखिए सॉलिड है हमारे पास, जो सॉलिड है वो कितना कम कंप्रेस हो पा रहा है, ठीक है ना? और अगर हम लिक्विड की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? लिक्विड। तो लिक्विड को क्या करोगे आप? दबाइए, वो उसका मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा ज्यादा प्रेस हो जाएगा। और गैसियस की बात करें तो बहुत ज्यादा तरीके से वो वहां पे प्रेस हो जाएगा। समझ में आया? तो सॉलिड का प्रेस तो हम बोलते हैं नेग्लिजिबल है कि प्रेस नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है? लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है और अगर हम गैसेस की बात करें तो उसका थोड़ा और ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये मेरा फिगर था, तो इसको मैं वापस बुला लेता हूं। तो हमारे पे ये हो गया, राइट? अब हम शेप की बात करते हैं और वॉल्यूम की बात करते हैं। शेप्स क्या होते हैं और हमारे पास वॉल्यूम्स क्या होते हैं। अगर हम किसी सॉलिड की शेप की बात करें तो शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। मैं डस्टर का एग्जांपल दे रहा हूं, आप कोई भी अपने आसपास की कोई सॉलिड चीज ले सकते हैं, तो आप देखोगे उसका शेप भी फिक्स होगा और उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहेगा। लेकिन हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। ध्यान रखिएगा, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम कैसे फिक्स होता है? अगर मैं ग्लास वाटर है तो और उस ग्लास को मैं रेफ्रिजरेटर रखूंगा तो जो वाटर है वो क्या है? ग्लास का शेप ले लेता है, राइट? और उस वाटर को लेके अगर मैं किसी बॉल में डालूंगा तो बॉल का शेप ले लेगा। लेकिन अगर उस ग्लास में जो वाटर की क्वांटिटी थी वो 300 ml थी, तो बॉल उस बॉल में भी आने के बाद 300 ml भी रहेगी, यानी कम या ज्यादा हो जाएगी। यानी कि इससे हमें मालूम पड़ता है लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, बट हाँ शेप फिक्स नहीं है। मतलब जिस भी हम उसे कंटेनर में डालते हैं लिक्विड उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। और हम गैसेस की बात करें तो ये तो भैया कहता है कि ना तो हमारा कोई फिक्स शेप है और ना ही हमारा कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। ये जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखने को आएगी, कंपैरिजन लिखने को आएगा।
आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए, इनको नोट करना स्टार्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं कि आप रख तो लेते हैं बच्चे स्टूडेंट बहुत बार, लेकिन तो नोट डाउन नहीं कर सकते। प्रॉपर नोट्स बनाइए, तभी आपको हेल्प होगा। अगर आपको नोट्स रिक्वायरमेंट है तो हमारे नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो शेप एंड वॉल्यूम की बात है, मैं डेंसिटी की बात करता हूं। सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है? सॉलिड बहुत डेंसर होता है, ठीक है ना। सॉलिड की डेंसिटी आता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब एक वन वॉल्यूम में कितना मास, तो आपका सॉलिड था वो हैवी होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड लेस डेंसर होता है और गैसेस तो बहुत ही कम डेंसिटी वाला होता है। मतलब आपने लिया अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने वॉल्यूम लिया किसी सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, तो आपने वहां पे क्या देखा, जो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा थी, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम थी और गैस की तो डेंसिटी हमारे पास और भी ज्यादा कम थी। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत ही ज्यादा कम होती है। क्या कम होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करेंगे तो क्या हो, काइनेटिक एनर्जी होगी। लिक्विड की थोड़ी ज्यादा होती है और गैसेस की तो बहुत ज्यादा हाई होती है। गैसेस की क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। डिफ्यूजन की मैं बात करता हूँ, डिफ्यूजन क्या कहते हैं हमारा, यहाँ पे डिफ्यूजन देख सकते हैं, यहाँ पे डिफ्यूजन कह रहा है हमारा नेग्लिजिबल है सॉलिड्स के अंदर, स्लो है लिक्विड के अंदर और बहुत फास्ट है हमारा गैसेस के अंदर। अब डिफ्यूजन क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे। जब पार्टिकल जब मूव कर रहे होते हैं तो एक दूसरे में जो मिल जाते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे आपको चॉक का और ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो मैंने कहा कि बहुत स्लो है डिफ्यूजन का प्रोसेस, इसलिए उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए मानते कि होता ही नहीं है, ठीक है, बहुत कमी मात्रा में होता है कि अट्रैक्शन फोर्स के बीच में लगा होता है। तो जब दो चीज आपस में मिलकर इसमें मिलकर इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सॉलिड में आपने डस्टर रखा और एक टेबल रखी, क्या दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत स्लो, मतलब नेग्लिजिबल ही होता है आपका सॉलिड्स के अंदर। लिक्विड में स्लो होता है और गैसियस में तो बहुत ही ज्यादा हमारे पास फास्ट होता है। तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करा हुआ है, कैसे कैसे हमारा आइडेंटिफाई है ये। तो अब आता है प्लाज्मा, जो मैं इसकी अलग प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था उसकी मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो कि मैंने आपको बोला प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है? फोर्थ स्टेट है हमारी किसकी? मैटर की। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा को एक तरीके से आप बोल सकते हो बहुत गर्म गैसेस है, जैसे मैंने कहा सुपर हीटेड मैटर इसको हमने माना जाता है। जैसे सन के अंदर जो रिएक्शन होती है सुपर हीटेड, वो इसी की होती है, वही होता है प्लाज्मा, ठीक है ना। तो सुपर गैसेस इसी के अंदर होती है। अब बोन आइसक्रीम कंडेंसेट क्या होता है? ये हमारी फिफ्थ स्टेट है किसी मैटर की। ये बहुत ही एक्सट्रीमली ठंडी होती है और प्लाज्मा एक्सट्रीमली हॉट होती है। बहुत अच्छा मैं एक्सप्लेन आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे डिफरेंट है। सॉलिड लिक्विड गैस तो आप लिखोगे, प्लाज्मा और बोन स्टेट के बारे में ऐसे लिखा होगा। दो साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, बोसमे और अल्बर्ट आइंस्टीन ने, इसलिए इसका नाम दोनों को मिला के रखा हुआ, इसको शॉर्ट में बीईसी बोल देते हैं। तो बीईसी जो है हमारा गैस कूलिंग एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे जो हमारी गैस कूल करके बनाया था उसको बोलते हैं बीईसी, राइट। तो ये हमारी फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर थी। अब एग्जाम में आता है हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर तो चेंज होता ही ना, कैसे सॉलिड लिक्विड गया, आइस था मेल्ट हो गया, क्या हो गया, लिक्विड हो गया, पानी बन गया। पानी को आपने गर्म किया, किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो गैस बन गया। तो ये स्टेट चेंज तो हो रही है ना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अब ये स्टेट चेंज कैसे होती है? अपने आप तो हो नहीं जाएगी कि भाई चेंज हो गई अपने आप ही। चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, उसकी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दो तरीके चेंज करने के। पहला तरीका कहता है कि आप टेम्परेचर चेंज करके उसकी स्टेट को बदल सकते हो। दूसरा तरीका कहता है कि आप प्रेशर बदल के उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमें दो तरीके हैं, बाय चेंजिंग इस टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। आप प्रेशर बदल दो, टेम्परेचर बदल दो, उससे इसकी मैटर की स्टेट आप बदल सकते हो। अब ये कैसे संभव है? अब ये कैसे संभव है, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मेल्टिंग। क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे? तो मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस है? अगर मेल्टिंग की हम लोग बात करें तो मेल्ट होना क्या होता है? मैंने आपको आइस दी, आइस को क्या किया आपने? आइस को रखा, आइस के बाद धीरे मेल्ट होगा। द प्रोसेस of which a solid substance change into a liquid on heating is called melting. The process which a solid substance change into a liquid on heating, heat करने पे solid substance जब liquid में convert होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हीट करने पे जब solid substance liquid में convert होता है उसी को बोलते हैं melting. आइस मेल्ट हो गई, आइस क्या था, solid था, अब लिक्विड मेल्ट हो गया, क्या वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग मेल्टिंग। क्या बोलेंगे हम लोग? मेल्टिंग। अब मेल्टिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट भी होता होगा, मेल्टिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट भी होता होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है। ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो टेम्परेचर है उस पे हमारा सॉलिड जो आइस है वो आपको सॉलिड फॉर्म में रहता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आके भी सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जब 1 डिग्री सेल्सियस पे आप जाओगे तो मेल्टिंग स्टेट में पहुंचने लगेगा।
समझ में आया? तो 0 डिग्री इसका क्या हो गया, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स and changing into a liquid at the atmospheric pressure is called melting point of the substance। मतलब कि जब किसी सॉलिड को ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसी को बोले मेल्टिंग। मैं आपको बताता हूँ, आपने एक आइस लिया और उस आइस का जो टेम्परेचर मान लीजिए माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस है। अब उस माइनस की 20 डिग्री सेल्सियस के आइस को आपने हीट करना स्टार्ट किया। क्या आप हीट कर रहे हो, मेल्ट हो जाएगा? नहीं होगा। आप हीट करते रहो, सॉलिड फॉर्म ही रहेगा, मेल्ट नहीं होगा। आप उसे मेल्ट करो, आप रख दो उसको गैस के ऊपर, उसके ऊपर वो मेल्ट नहीं होगा। उसका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, -20 से इंक्रीज होगा, -20 से -19, -18, गर्म होता है ना, -17, -12, -10, -8, -6, -5, लेकिन जो आइस है वो मेल्ट नहीं होगा, नहीं होगा मेल्ट, आइस मेल्ट नहीं होगा। -5, -3, -2, -1, 0 आ गया भाई मेल्टिंग पॉइंट। अब 0 के बाद वो क्या होगा, यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म से, वो अभी तक सॉलिड था, आप गर्म कर, अब वो मेल्ट होकर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, पिघलता। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो सॉलिड इतना बड़ा है, इतना बड़ा आइस है, तो मेल्ट तो होगा, मेल्ट तो होगा। आप थर्मामीटर लगाए हुए ऊपर, मैंने आइस के ऊपर थर्मामीटर लगाया हुआ था, ये मैंने आइस रखी हुई थी, ऊपर मैं थर्मामीटर फिक्स कर दिया था और नीचे गैस से गर्म कर रहा था। तो थर्मामीटर में टेंपरेचर था -20, -19, -10, -5, -3, -2, कंटीन्यूअसली नीचे हीट हो रहा है, टेंपरेचर बढ़ता रहा है, नीचे हीट हो रहा है, टेंपरेचर बढ़ता है, नीचे हीट हो रहा है, टेंपरेचर बढ़ता रहा है, टेंपरेचर -5, -4, -3, -2, -1, 0 रुक गया। अब जो हमारी आइस है वो मेल्ट होती जा रही, क्या होती है? मेल्ट होती जा रही, मेल्ट होती जा रही, मेल्ट होती जा रही। लेकिन टेंपरेचर जो अभी तक कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, हर आप थोड़ी देर में देखो तुरंत बढ़ता रहता, -10, -9, -8, -7, -6, -5, 4, -3, -2, -1, 0। अब 1 क्यों नहीं हो रहा, 2 क्यों नहीं हो रहा, 3 क्यों नहीं हो रहा, 4, वो 0 ही है। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था। पहले क्या नहीं हो रहा था, सॉलिड एज इट इज था, वो मेल्ट नहीं हो रहा था, अब वो मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया है। और कोई भी टेम्परेचर अपने मेल्टिंग पॉइंट से आगे तभी बढ़ता है जब तक वो उस पूरे काम को नहीं कर दिया जाता। मतलब अगर आपको भी पढ़ाई का काम दिया हुआ है तो आप जब तक अपनी सीट से ना उठे तब तक पूरी पढ़ाई ना कर लें। तो इसी तरह जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है बड़ा ही अपने काम के लिए वफादार है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है। तो जब तक 0 डिग्री से आगे नहीं बढ़ेगा, 1 डिग्री पे नहीं जाएगा, जब तक वो पूरी आइस को मेल्ट नहीं कर देगा। जैसे ही 0 डिग्री पे वो पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, मेल्टिंग का काम खत्म हो गया। मेल्टिंग पॉइंट 0 था, 0 पे पूरा मेल्ट होना चाहिए। जब तक मेल्ट नहीं होगा टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा। और जब पूरा मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब आप देखो थर्मोमीटर ऊपर लगा हुआ है, थर्मोमीटर टच है उस वाटर लेवल से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री। तो अब हम उस लिक्विड को हीट करते आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या होगा बताओ? यस, हाँ, कुछ बच्चों ने लिखा भी था, यहाँ पे लिखा है, जो लाइव क्लास में भी बैठे हुए हैं वो भी लिख रहे हैं यहाँ पे कि सर वो गैसेस में चेंज जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। हाँ जी, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। यस यू आर राइट। किस में कन्वर्ट होगा? वेपर्स में। वेपर्स में क्या कन्वर्ट होगा? मतलब अब हमारा काम क्या चल रहा है, हमने उसे सॉलिड से लिक्विड में तो कन्वर्ट कर दिया, हम उसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? लिक्विड से गैस के अंदर। तो अब इसी को हम बोलेंगे बॉइलिंग। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। मतलब अब जहां पे हम इसे बॉइलिंग कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट भी होता होगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि थर्मामीटर लगा हुआ है, गैस जल रही है, पहले 0 पे आके रुक गया था, पूरा मेल्ट हो गया, पानी हो गया, ये पानी के अंदर थर्मामीटर लगा हुआ है। अब टेम्परेचर हीट तो लगातार ऑन है, गैस मैंने बंद नहीं करी, गैस बहुत है, गैस चल रही है, चालू है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री। एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे क्या लिखा कि 100 डिग्री होता है। यस, 50 डिग्री हुआ, 80 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। आप देख लेना, हीट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो आप, लेकिन पेरेंट्स की या किसी बड़े की प्रेजेंस में करना, ऐसे मत करना आप लोग, राइट। तो आप क्या देख रहे हो, उसे गर्म कर, हीट कर रहे हो, और उसके लिए आप क्या कहते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करना, घर वाले थर्मामीटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो हीट हो रहा है 80, 90, 92 डिग्री, 95 डिग्री, 98 डिग्री, 99 डिग्री, अभी तक वेपर्स नहीं निकली और टेम्परेचर बढ़ता रहा है 100 डिग्री। कितना? 100 डिग्री। अब क्या दिख रही है आपको?
वेपर्स दिख रही है। क्या दिख रही है आपको? वेपर्स निकलती हुई दिख रही है। यानी कि 100 डिग्री इसका क्या था? बॉइलिंग पॉइंट था। बॉइलिंग समझ में आ गया? बॉइलिंग पॉइंट हो जिस पे वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा गैसेस से, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब आप देखोगे 100 डिग्री गैस जल रही है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस जल रही है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस जल रही है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन गैस कंटिन्यूसली जल रही है, उसका टेंपरेचर 101 डिग्री नहीं हो रहा, 102 डिग्री नहीं हो रहा, 103 डिग्री नहीं हो रहा। अभी तो बहुत जल्दी टेंपरेचर बढ़ा था 40, 50, 60, 70, 80, अब 100 पे आके क्यों रुक गया? क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये भी बड़ा वफादार है, जब तक अपना पूरा बॉइलिंग पॉइंट पे आके पूरे लिक्विड को, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर देगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। आगे कब बढ़ेगा? जब उसको पूरे को कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए यहीं पर मैं वाटर का एक लिक्विड और लाया था, दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स कर देता और एक का बॉइलिंग पॉइंट होता 100 डिग्री और एक वाटर का होता, एक वाटर का 100 डिग्री और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका मान लीजिए 110 डिग्री। तो क्या होता है उस केस में? 100 डिग्री यहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, जो 110 है वो ऐसे ही रहेगा, टेंपरेचर नहीं बढ़ेगा, वो 100 डिग्री ही रहेगा। लेकिन जैसे ही सारा का सारा वाटर वेपर्स बनके उड़ जाएगा, अब टेंपरेचर 100 डिग्री से आगे बढ़ेगा, 101 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री, 105 डिग्री। वो वाला जो सब्सटेंस है, जो लिक्विड है दूसरा, वो एज इट इज रहेगा, वो वेपर से कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? क्यों नहीं होगा? हाँ, वो कहता मैं काय को, मेरी बारी आई नहीं, मेरा रोल नंबर अनाउंस किया ही नहीं। जब उसका रोल नंबर आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा जो कि 110 डिग्री है, तब जाके वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आएगा जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट भी वही होता है जो हम उसे एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पे हम हीट देने का काम कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं ना, तो आप कहोगे कि सर हमने जो एनर्जी दी थी, मतलब हमने गैस पे रखा 0 डिग्री के बाद से लेकर 100 डिग्री तक, हमने उसको इतनी हीट दे दी, इतनी हीट दे दी, इतनी हीट दे दी, वो हीट कहां गई? उसे गैस में बदलने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसको गैस पे रखा, उसके ऊपर मैंने फायर ऑन करा और उसमें इतनी ज्यादा मैं इसको एनर्जी दे चुका हूं, इतनी ज्यादा हीट मैं इसको दे चुका हूं कि भाई अब तो कन्वर्ट हो जाए। तू कैसे बोलो गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ? तो जो मैंने 1 2 3 4 5 डिग्री दे देते मैं 100 तक पहुंचा, वो सारी हीट कहां गई? उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। एक छुपी हुई हीट क्या होती है? जो अपने आप के लिए यूज की जाती है, अपने लिए उस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब उसको अपने आप के लिए इतनी एनर्जी चाहिए कि वो ये वाला काम कर सके। भाई आप लोगों को बोला जाए कि जाओ भैया आज आपका गेम है और उस गेम में आपको खेलना है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट गेम है, सबसे पहले क्या करोगे? एनर्जी गेन करोगे, खाओगे पियोगे, पहले खुद की एनर्जी गेन करोगे, उसके बाद हाँ बताओ भैया अब क्या काम है। ऐसे ही तो होता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो वही एनर्जी क्या करता है? वो पहले अपनी हीट, जितनी उसको हीट रिक्वायरमेंट है, पहले वो बोलेगा, उसके बाद बाकी काम को आगे प्रोसेस करेगा। समझ में आ गया आपको? मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब आता है कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू अ लिक्विड। अब भैया गैस में कन्वर्ट है, उल्टा चल के आते हैं, पहले सॉलिड से मैं लिक्विड में गया, लिक्विड से मैं गैस में गया, अब मैं कहा चलो भैया लौट के आओ गैस से, कहां लौट के आओ? लिक्विड में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, मतलब लिक्विड को ठंडा करके, गैस को ठंडा करके लिक्विड बनाना। अरे ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसा आप रोज करते हो? कैसे करते हो? घर में चाय बनाई होगी आपने, चाय बना के लोग अक्सर प्लेट को रख देते हैं और चले जाते हैं, तो जब वो लौट के आते हैं प्लेट उठाते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट डॉट आपको दिख रही थी, बूंदे टप 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 छोटी बूंदे आपको वहां दिख रही थी, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना। तो वाटर ड्रॉपलेट कहां से आ गई? आपने प्लेट उठा के छींटे मारी थी, लोग छींटा भर देते तो नहीं ना, वाटर वेपर्स आ रही थी, वाटर वेपर उस प्लेट की चारों तरफ वहां पे थी, थोड़ी देर उसका टेंपरेचर कम हुआ, टेंपरेचर कम होने की वजह से जो गैसेस था वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में वहां पे रख के टपकना वहां से स्टार्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर फ्रीजिंग, अब वही उल्टा, पहले सॉलिड से लिक्विड गया था, लिक्विड से फिर गैस गया, अब गैस से कंडेंसेट करके मैं लिक्विड पे गया, लिक्विड से कहां ना मैं सॉलिड पे, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? जमाना। अब लिक्विड को लिया, बीकर में रखा, फ्रीजर में रख दिया, जम के आ गया, उसको बोलेंगे हम लोग फ्रीजिंग। तो ये हमारा प्रोसेस था, हमने यहाँ पे मैटर की स्टेट को कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है ना? तो इसे ये बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर को किससे चेंज कर रहे हैं, किस प्रोसेस से चेंज कर रहे हैं? बाय चेंजिंग इट्स टेंपरेचर, बाय चेंजिंग इट्स टेंपरेचर। आगे देखते हैं इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज के अंदर आती है। यहाँ मैंने आपको वही एक्सप्लेन किया आप कैसे अपने फिजिकल स्टेट को दो वे में चेंज करते हो। मेल्टिंग को मैंने फ्यूजन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जाम में आता है, कंफ्यूज मत होइए। मेल्टिंग और फ्यूजन में आपको एक ही चीज डिफाइन करनी है। फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? सॉलिड ही तो बना रहे हो, इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आपको फ्रीजिंग पॉइंट में दिया हुआ है। बॉइलिंग और वेपोराइजेशन एक ही बात है, बॉइल कर रहे हो ऐसे वेपर्स में कन्वर्ट आप कर रहे हो। कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन एक ही बात है, उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे कंडेंसेट कर रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट आपका वहीं पर है और कंडेंसेशन पॉइंट है किस वो कंडेंस वो हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तो आपको कोई डाउट नहीं होगा।
अब आता है आपका वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज। मैं आपको जो बता रहा था इसके अंदर इसकी अगली कड़ी आती है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या हुई, आपने यहाँ पे देखा एक चेन बन रही है। चेन क्या बन रही है, पहले सॉलिड से वो लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, भाई वापस मेरे को सॉलिड में जाना है। अच्छा भाई पहले मैं लिक्विड में आऊंगा, लिक्विड से गैस में आऊंगा, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई व्यक्ति, कोई सब्सटेंस, कोई मैटर सॉलिड से कहता नहीं भैया मुझे सीधा गैस में जाना था, मुझे बीच वाला प्रोसेस करना ही नहीं है? यस, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड है वो सीधा गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हीट करने पे और कूल करने पे वापस सॉलिड स्टेट में आता है। अब ऐसी कौन सी चीज हम तो जानते हैं, देखा नहीं, नाम सुना? हाँ जी, है ना, कैम्फर, कपूर। आप कपूर को लो, कपूर को जलाओगे, कपूर आप देख लेना जब हीट होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ठंडा होगा तो जम जाएगा और सीधा सॉलिड में हो जाएगा। ठीक है, नैपथलिन की बॉल्स आपने देखी होंगी। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे सब्लिमेशन में करते हैं। बड़ा ही एक अच्छा सा डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ। आप देखो इस डायग्राम में आपको क्या डिफाइन हो रहा है, आपको गैस दी हुई है, सॉलिड दिया हुआ है, आपको यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको दिया हुआ है। क्या बताया हुआ है इसके अंदर, अगर आपके पास कोई चीज सॉलिड में है उसको हम मेल्ट कर रहे हैं तो वो लिक्विड बन रहा है। लिक्विड को अगर हम लोग वहां पे इवेपोरेट कर रहे हैं तो गैस बन रहा है। और गैस को अगर हम लोग क्या करते हैं, वापस डिपोजिशन करते हैं, जमाते हैं, फ्रीजिंग करते हैं तो सॉलिड बन जाता है। ऐसे ही सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन मैंने बोला हुआ है, और इसमें क्या है, इवेपोरेशन मैंने बोला। जो मैंने प्रोसेस बताया मैंने बड़ा अच्छे डिफाइन करा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते तो बहुत अच्छे याद रहेगा कि जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में डाल रहे हैं, गैस से सॉलिड डाल रहे हैं, इनको आपस में क्या बोलते हैं, इनको आपस में क्या बोलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ले लीजिए स्क्रीन पे से, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये आपका एक फिगर यहाँ पे बना। इसके मैं अगली स्क्रीन की बात करता हूँ। यहाँ पे मैं इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब मैं कहा स्टेट को जो मैटर को हम चेंज कर रहे हैं वो मैंने बात कर लिया कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर से क्या इफेक्ट्स आएंगे। हाँ जी, प्रेशर से देखिए, बड़ा ही कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हम प्रेशर से भी इसकी स्टेट को कैसे बदल सकते हैं। मैंने एक इसका लिक्विड में मैंने क्या हुआ, एक पिस्टन के अंदर मैंने यहाँ पे गैस भर दी है और प्रेस कर रहा हूँ तो गैस का उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर 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 पार्टिकल थे। जब दबाए तो पार्टिकल क्या पास आ गए, पास आ गए, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड। लिक्विड को मैंने और प्रेस किया और प्रेस किया और प्रेस किया, उसके पार्टिकल और पास आ गए, बिल्कुल पास आ गए, तो किस में लगा, सॉलिड। तो प्रेशर से आपने क्या कर दिया, लिक्विफाई कर दिया अप्लाई केसेस में। आपने सुना है ना इस प्रेशर कर सकते। अभी आपने सुना है कि ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है कोविड टाइम में, लोग ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन आ रही है। लोग लिक्विड ऑक्सीजन कैसे आ रही है, आपने ऑक्सीजन लिया उसको बहुत ज्यादा कूल कर दिया हाई प्रेशर के ऊपर, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में इसको भेज दिया, लिक्विड फॉर्म से निकालें तो गैसीय स्टेट में ज्यादा मिल जाएगा। और जहां ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और लिक्विड के टैंकर्स भेज दिए गए तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो समझ आए क्या चीज, क्या प्रोसेस है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। प्रेशर से आप सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड में और ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टॉपिक लेटेंट हीट है, जो मैंने भी आपको बताया लेटेंट हीट क्या होती है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया लेटेंट हीट क्या होती है। पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट। द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड, द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को बदलने के लिए जितनी हीट हमें उसको देनी पड़ती है उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे मैंने बताया लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक हमसे हीट दिए जा रहे थे, वो हीट क्या कहलाती है, हमारी लेटेंट हीट कहलाती है। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट की बात करें तो दो यहाँ पे लेटेंट हीट मैंने दी हुई है, एक फ्यूजन और एक वेपोराइजेशन। एक फ्यूजन और एक वेपोराइजेशन। फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड के टाइम बात कर रहा है और वेपोराइजेशन लिक्विड टू गैस के टाइम बात कर रहा है। जब हमें सॉलिड से लिक्विड में करना है तो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देते हैं, और जब लिक्विड टू हम गैस जो 100 डिग्री वाला चाहिए था उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोल देते हैं। वाटर के लिए क्योंकि 100 डिग्री था आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और आपका सॉलिड टू लिक्विड के लिए वो 0 डिग्री सेल्सियस था हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप एग्जांपल में पढ़िए यहाँ पे, a piece of ice held in our hand feels very cold because it takes latent heat from our hand and our hand loses heat to ice melting us feel cold। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यहां पर आता है कि क्या आइस ठंडी होती है, क्या आइस ठंडी होती है। जवाब आप लोगों का होगा हाँ। काफी सारे बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं कि यस आइस इज कोल्ड, या मैं कहता हूं मुझे आइस ठंडी लगती है। होती है और लगती है में बहुत अंतर है। एक्चुअल में होना और एक्चुअल में लगना
में अंतर क्या है उस अंतर की बात करता हूं यहाँ पे। एक्चुअली आइस हमें ठंडी लगती है। अब कैसे लगती है, मैंने यहाँ पे अपने एक आइस लिया, उस आइस को मैंने यहाँ पे रखा। अब जब मैं आइस यहाँ पे रखूंगा तो वो आप देखो तो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। लेकिन जो आइस मैंने रखी थी किस स्टेट में थी आप ही बताओ, मैं नहीं बता सकता, सॉलिड स्टेट में। अब जब वो मेल्ट हो रही है तो क्यों हो रही है, वो मेल्टिंग स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। आइस मतलब सॉलिड से मेल्टिंग में। अभी मैंने पता क्या, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है कोई भी चीज, कब होती है, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है। बताया ना, अगर जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आया था, जब तक -10 डिग्री था, -9 था, -8, -7 था, वो आइस मेल्ट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे कैसे मेल्ट हो रही है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, हीट लेने की कोशिश कर रही है। कहां से हीट ले रही है, हमारे एटमॉस्फेयर से हीट ले रही है। लेकिन उससे ज्यादा हीट उसको कहां मिल रही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है उस आइस के लिए कि आइस उससे हीट ले रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, वो मेल्ट होना चालू कर देती है। तो आपको पता है हमें ठंडा कब महसूस होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हमें ठंडा कब महसूस होता है, हमें ठंडा तब महसूस होता है जब वहां से गर्माहट हटती है। जब कहीं से गर्माहट हटती है तो आपको ठंडा महसूस होता है। तो जब उस आइस ने आपके हाथ की हीट ले ली तो वहां की जो हीट चली गई, तो उस हीट, लॉस ऑफ हीट के वजह से आपको जो ठंडा ठंडा फील होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, भरी गर्मियों में समर के टाइम पे आप कंबल ले लीजिए, ओढ़ लीजिए काले कंबल को अच्छी तरीके से, 2-3 कंबल डाल दीजिए, पंखे वंखे बंद कर दीजिए, और उसके बाद कितनी गर्मी लगे, और जैसे आप उस पंखे को, उस कंबल को तार के आप फेंकोगे, आपको लगेगा कि एसी चल रहा है। कई बार ऐसा हुआ, अगर मान लीजिए आपके घर में एसी नहीं है, अगर आपको एसी के मजे लेने हैं तो, हालांकि एसी के मजे नहीं समझाने का सिर्फ तरीका है कि अगर आपको, आपके एसी नहीं है, आपको ठंडा ठंडा, आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो भैया डाल लो कंबल अपने ऊपर, देखो बहुत गर्मी लगी, इतने बेचैन हो गए कि जब कंबल भी हटाओगे तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो यानी कि जो हीट आपके हाथ में थी, जब ये वाली हीट चली जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, हाँ जी आपको बिल्कुल ठंडा लगेगा। कैसा लगेगा, आपको बिल्कुल ठंडा लगेगा। तो आपको भी वो ठंडापन आपको महसूस हो रहा था, इसलिए वो लेटेंट हीट यहाँ पे यूज हुई थी, जिसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई थी, इसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। समझ आया? तो आइस हमें ठंडी लगती है नहीं। क्यों है? क्योंकि उसने आपकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, आपके यहां से। क्यों कर लिया? क्योंकि वो मेल्ट होना चाहती है, टेम्परेचर को लेके वो मेल्ट हो गई। अगला पार्ट मैंने दिया है, इसमें मैंने क्या दिया हुआ है आपको, जहां मैंने लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड टू गैस में जो कन्वर्ट हो रही है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वहां क्या दिया हुआ है, व्हेन वाटर चेंज इनटू स्टीम इट ऑब्जर्व लेटेंट हीट, बट व्हेन स्टीम कंडेंस टू फॉर्म वाटर an equal amount of latent heat is given now. When steam condenses to form water, an equal amount of latent heat is given out. इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब वाटर से वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, जब वाटर से वो स्टीम में कन्वर्ट हो, उससे लेटेंट हीट लेगा, लेकिन जब स्टीम से वापस वो उस वाटर में आएगा तो उतनी ही लेटेंट हीट क्या निकाल देगा, वो वापस निकाल देगा। तो दिस वाज द लेटेंट हीट, जिसका एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, आप पूरे अपने नोट्स बना लीजिए। इसी पीरियड, इसी क्लास में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम पार्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक ही लेक्चर के अंदर कवर हो जाए। अब इवेपोरेशन की बात करो, इवेपोरेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस इवेपोरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो प्रोसेस है वो किसी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करता है, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करता है उसके बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई भाई। अभी तो मैं कह रहा था कि लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। यहाँ तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो आ गई कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही मैं आपको दोनों चीज को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो यही सबसे समस्या होती है। अभी तो ये पढ़ा था और अब हम ये पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इवेपोरेशन ना बोलकर इवेपोरेशन बोला है। बस बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है। अब ऐसा होता क्यों, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा कि सरफेस का यहाँ पे लॉ लगता है
क्योंकि जब किसी बीकर में जब पानी भरा हुआ है और उस बीकर की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें जो पार्टिकल्स है उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी से मूव आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जो कुछ वाटर पार्टिकल्स होते हैं धीरे धीरे हल्के हल्के ऐसे एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं जो ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहे होते हैं। तो कुछ पार्टिकल धीरे चले जाते हैं, तो ऐसे ही वो पार्टिकल बहुत लंबे समय तक जाते रहेंगे। तो आप अगर किसी बर्तन को रख के रहेंगे धूप में की बात है ना, घर के अंदर भी रख के जाएंगे, कमरे के अंदर भी रख के जाएंगे, तो आप जब कुछ दिनों बाद हफ्ते बाद आके 2 हफ्ते बाद आके उसको देखेंगे तो उसमें जो वाटर लेवल है थोड़ा सा कम दिखाई देगा। तो आपने देखा भी होगा कि आप किसी बर्तन को जब आप रख देते हैं तो आप कहीं चले गए, घूमने चले गए, हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप लौट कर आए तो आपने क्या देखते कि वहां पे ना ग्रीन कलर की एल्काई सी जम जाती है और वो जो वाटर लेवल थोड़ा सा कम होता है। ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, जहां तक कि कुछ बच्चों ने शायद नहीं किया हो तो वो इस एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी तो कहाँ गया, तो यानी कि बॉइलिंग हमें से हीट तो नहीं किया, हमसे 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे गर्म किया, हमने गर्म नहीं किया। तो जो सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल थे वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से उस वाटर की सरफेस को छोड़ के चले गए, और ऐसे ही कुछ पार्टिकल और है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो भी छोड़ के चले गए। तो ऐसे ऐसे कुछ टाइम बाद तो जो पार्टिकल जो वाटर का लेवल थोड़ा सा कम हो गया, तो इसी को बोलते हैं इवैपोरेशन। जो बॉइलिंग वाला पार्ट था मैं आगे डिफरेंस दिखाऊंगा आपको, बॉइलिंग वाले पार्ट का डिफरेंस क्या है। बॉइलिंग पूरे में होती है, पूरे को गर्म करते हैं, सारे पार्टिकल जाते हैं, सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर यहाँ पे सारे के सारे कन्वर्ट हो रहे हैं, सारे के सारे कन्वर्ट नहीं हो रहे, सारे ऐसे ही हैं, सारे ऐसे ही है, बस ऊपर वाली लेयर है ये, इस पे जो पार्टिकल है वो जाते हैं। अब वो बात है नीचे से कोई पार्टिकल धीरे से ऊपर आएगा, ऊपर रुकेगा, फिर ऊपर से निकल जाएगा। तो ये पार्ट होता है हमारा इवेपोरेशन का। समझ आ गया व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन समझना बहुत जरूरी, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट से पहले लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन को। तो इवेपोरेशन की स्पीड मतलब कई बार तो पानी आप देखोगे कि हफ्ते भर में ही इतना कम हुआ, कई बार वो पानी ही 25 दिन में भी इतना ही कम हुआ, मतलब 10 दिन में भी इतना और 25 दिन में भी। तो कुछ तो चीज होगा जो इवेपोरेशन की स्पीड को बढ़ाता होगा या कम करता होगा। तो हमें 4 चीजें नहीं है। पहला टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते, लिख लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज, दोनों प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ऊपर तो इवेपोरेशन भी ऊपर, टेम्परेचर इंक्रीज इवेपोरेशन इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज इवेपोरेशन इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। आपने कपड़ों को अधिकतर कोशिश धूप में सुखाएं। धूप में सुखाने का मकसद क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से रीजन क्या होता है, कपड़े के अंदर जो पानी होता है उनको हीट मिलती है, हीट मिलने से क्या एनर्जाइज हो जाते हैं, उस एनर्जी की वजह से वो जल्दी जल्दी उस लेयर को छोड़ना चालू करते हैं। हमसे गर्म से ना करें, बॉइल करना 100 डिग्री सेल्सियस पे लाने के बाद, तो वो उस लेयर को 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही यानी बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले उस लेयर को छोड़ना, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी उस कपड़े को छोड़ के भागते हैं और वो स्पीड बढ़ने कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए धूप में सुखा जाते हैं। यानी कि इवेपोरेशन की स्पीड को कौन इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है। दूसरा सरफेस एरिया, अगर आपने से कुछ बच्चों ने कपड़े धोए होंगे, अक्सर बच्चे धोते हैं, जब आपने कपड़े आप कभी कुछ धोते होंगे, अपने कुछ गारमेंट्स वगैरह अगर आप धोते हैं या अपनी मम्मा को धोते हुए देखते होंगे, अपने पेरेंट्स को देखते होंगे, मदर को देखते होंगे, राइट। तो आपने देखा हो कपड़े जब धोने के बाद सुखाए जाते हैं, ऐसे निचोड़ने के बाद इसको ना ऐसे डाल दिया भैया, शाम को आके उठा लेंगे और देखेंगे हाँ सूख गया, ऐसा नहीं होता। आपको क्या बोला जाता है कि कपड़ों को फैला के सुखाओ, दिनों का भाई फैला ही नहीं, क्या कपड़े निचोड़े और फैला के सुखाओ। तो फैला के सुखाने का मतलब क्या भाई, क्यों फैला के सुखाएं, क्या फायदा है फैला के? ऐसे डालेंगे तो भी धूप में सूख जाएंगे? नहीं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का क्या फर्क है, जब आपकी साड़ी को किसी कपड़े को आप खोल के सुना रहे हो तो इसको एक बड़ा लंबा सरफेस एरिया मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बहुत एक लंबा सरफेस एरिया मिल रहा है। तो जब जितना बड़ा सरफेस एरिया, पार्टिकल बाहर भागने की जगह उतनी ज्यादा मिलेगी। जब थोड़ा सा मोड़ दोगे इतने सरफेस एरिया से पार्टिकल जा पाएंगे जिनको बाहर रास्ता मिलेगा। अगर सरफेस बढ़ा दिया तो सरफेस कहीं मैं कहा इवेपोरेशन कौन सा रूल है, सरफेस का रूल है। सरफेस की पार्टिकल तो ज्यादा रास्ता मिलेगा, सब जाते जाएंगे और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल इस तरीके से समझते हैं, स्कूल जब आ जाते हैं तो आपके स्कूल में बहुत बड़ा गेट होता है, उस बड़े गेट में छोटा सा गेट होता है। तो आपने कहा छोटा, जब सुबह स्कूल के अंदर बच्चे जा रहे होते हैं तो छोटा सा वाला गेट खोलते हैं, जब आप लेट पहुंच रहे होते हो तो बच्चे छोटे वाले गेट में हो के नीचे स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो क्यों, मतलब कि कम लोग आ रहे हैं तो कम लोगों के लिए हम छोटा गेट। लेकिन जब छुट्टी हो रही होती है तो बच्चा कैसे स्कूल के बाहर भागता है, उसको जेल से छोड़ दिया गया, जंगल से बाहर भाग रहा हो, ऐसा बच्चा भागता हुआ बाहर जाता है। और कोविड सिचुएशन में घर के अंदर बैठा कह रहा है कि अब सोच रहा हूं कैसे घर से बाहर भागें, तो बच्चे का काम ही भागना है। तो अब यहाँ पे हम कैसे भाग रहे हैं, तो जब स्कूल की छुट्टी होती है भाई बड़ा वाला गेट खोल दिया जाता है, वहां सभी छोटे से गेट के अंदर घुसने कितने टकराएंगे, कितने पीछे गिरेंगे,
सभी को पता है। तो पूरा बड़ा वाला गेट, जितना बड़ा गेट होगा, जितना सरफेस एरिया होगा, उतने ज्यादा बच्चे बाहर भागेंगे। सेम चीज यहाँ पर है, जितना ज्यादा कपड़ा खुला होगा उतनी जल्दी वो इवेपोरेट होगा। जब आप सुबह स्कूल जाते हो, आप छोटे होते हो, तो आपको बहुत लेट हो रही होती है, आपका वैन, टैक्सी, कैब फैसिलिटी जो भी आपके होती है, आपको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है, तो जो अगर आपको सुबह जो मिल्क दिया जाता है तो वो गर्म होता है, तो क्या अब वो ठंडा, तो घर ठंडा कैसे करते हैं? गिलास में ही नहीं, वो एक बड़ी सी भगोनी लेते हैं, उस बाउल के अंदर डालते हैं, उसको हिलाते हैं। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बड़े बर्तन में रखा, बड़ा मुंह था, बड़ा सरफेस एरिया था, तो आप पार्टी के जल्दी जल्दी भागेंगे और दूध आपका जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो देखो, ये हमारी जो डेली की एक्टिविटीज है, जो हम जानते हैं, जो डेली रेगुलर हमारी लाइफ में होती हैं, उसी को हम समझा रहे हैं कि कैसे साइंस से रिलेट करती हैं और कैसे उनका इफेक्ट होता है। तो दो बताए, चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और दूसरा सरफेस एरिया का क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? पानी की वाटर क्वांटिटी हमारी एयर में कितनी है। अब मान लो इस पूरे रूम में मॉइस्चर बहुत ज्यादा और मैं किसी बर्तन पर रखूं और इवेपोरेट हो जाए, तो इनको वो इवेपोरेट की स्पीड कम होगी। ऑलरेडी मेरे एटमॉस्फेयर में इतनी ह्यूमिडिटी है कि वो इतना इवेपोरेट होने की रेट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया, टेम्परेचर ज्यादा, इवेपोरेशन की स्पीड भी ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा, इवेपोरेशन की स्पीड भी ज्यादा। मैंने बोला सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन का स्पीड भी ज्यादा। सरफेस एरिया बड़ा हो गया तो इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ गई। बट ह्यूमिडिटी ज्यादा, क्या ज्यादा? ह्यूमिडिटी। यहां पे क्या हुआ? इवेपोरेशन की स्पीड डाउन हो गई। क्या? ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और ये डाउन हो रहा है इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी डाउन हो रही है, इवेपोरेशन अप हो रहा है। ये इनवर्स चल रहा है। क्या चल रहा है? इनवर्स। पहले बल्ले बल्ले हो रही थी, अब बल्ले बल्ले नहीं हो रही है साले केस में। विंड स्पीड की बात करते हैं। अगला फोर्थ है विंड स्पीड। विंड स्पीड का क्या फर्क पड़ता है? भाई स्पीड तेज होगी विंड की तो इवेपोरेशन बताओ तेज होगा या स्लो? बताओ तेज होगा स्लो? ऐसे करूं, ऐसे करूं? सर बल्ले बल्ले कर लीजिए। बच्चा कह रहा है सर ऐसे ऐसे कर लो। ऐसे ऐसे कर लो का मतलब क्या हुआ? कि हाँ, विंड की स्पीड तेज तो इवेपोरेशन की स्पीड तेज। विंड की स्पीड तेज तो इवेपोरेशन की स्पीड। कैसे तेज हुई इवेपोरेशन की स्पीड? भैया बताओ कैसे तेज हुई इवेपोरेशन की? हुई भैया, कोई पहाड़ी के कोने लगे, हवा का झुकाएगा, इंसान उड़ता हुआ गिरता हुआ चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसी पार्टिकल थे, आपने फैला के कपड़ा सुखा दिया, कुछ पार्टिकल की एनर्जी थोड़ी कम है, वो जाना जा रहा है बाहर, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप दे सके, तो हल्की सी हवा का झोंका आया, उसको थोड़ा सा पुश मिला और वो पार्टिकल बाहर निकल गया। तो इसने क्या काम किया? इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ा दी। आप इंटेलिजेंट है जो बैठ के पढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, यहाँ तक बच्चा ने वीडियो देखा है, पढ़ लिया, नोट्स बना रहा है, यानी आप लगनशील है, आप मेहनती हैं, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? विंड का काम कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा पुश करने का काम कर रहा हूँ, आपको थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इससे अच्छे स्कोर अपने ला सकें। ठीक है ना? तो हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या होता है। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप ले सकते हैं इस चीज के अंदर। आगे देखते हैं इसकी इवेपोरेशन किस तरह ही कन्वर्ट करते हैं हमारी चीज में। तो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन क्या है? मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन क्या है। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट इज क्रॉस्ड और टेक द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग व्हिच इज टच। वही मैंने बताया आपको, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन क्या हुआ? आइस रखी थी ना, आइस रखी थी ना, तो वही क्या हुआ? वो ठंडक लेके चली गई ना, इवेपोरेट। अब इसको मतलब इसने हीट ली तो हमें ठंडा महसूस हुआ। इसी टाइप के कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। पसीना, पसीना आता है और जब उसके हवा चलती है ठंडा ठंडा लगता है, तो पसीना कहाँ गया? पसीना आया था, कुछ देर बाद गायब हो जाता है, तो क्या इसने वापस खींच लिया है? मेरा पसीना है वापस दे, पसीना बाहर निकला नहीं, नहीं नहीं अपना पसीना है भाई, वापस चला गया। पसीना गया था, पसीना आ तो रहा है, कुछ देर पसीना अपने आप आया, तो पसीना गया कहाँ? जो पसीना आया उसने आपकी स्किन से हीट ली। क्या ली? हीट। और उस हीट को लेके वो क्या हुआ? इवेपोरेट हो गया। पसीना आया, वाटर आया, वो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये उससे आपकी हीट लेके जाएगा, तो हमें ले जा। क्यों? हमें ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसलिए इवेपोरेशन का कूलिंग कॉज क्या होता है ये लिखिए। तो मैं पहला पॉइंट देखता हूं, if we put a little of spirit at the back of our hand and wave it around, the spirit evaporate rapidly and our hand feels very cold। तो इसमें हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आप अपने यहाँ पे स्पिरिट डालते हैं, है ना, स्पिरिट आप डाल के अपने देख लीजिए, नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह होता है, थिनर आप डाल के देखेंगे, तो आप जब से डालते हो तो ऐसा रब करो और उसके बाद ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। या आप लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, आप उसको भी डालो तो बाद ठंडा ठंडा लगता है। तो क्या ठंडा है? क्या वो बर्फ है? क्या वो आइस है? आइस खुद ठंडी नहीं, तो ये उसको ठंडा क्या करेगी? तो ये ठंडा क्यों लग रहा है? सेम कंसेप्ट।
आपने डाला, वो यहाँ पर आया, उसने वहां से क्या किया, टेम्परेचर हीट ली, हीट एब्जॉर्ब करी और खुद इवेपोरेट हो गया। और इवेपोरेट हो गया तो आप उस एरिया की क्या लेगा, हीट ले गया। और जब उस एरिया की हीट लगे तो आपको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप याद करिए, लिखिए। और याद करने का बेटर तरीका है कि अपने फ्रेंड से पूछिए ऐसा क्यों होता है, पेरेंट्स से पूछिए ऐसा क्यों होता है, वो बताएंगे क्यों होता है। नहीं बता पाए कुछ तो आप बताइए कि इसका कारण ये होता है, उससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप अच्छे प्रिपेयर होगा। अगला मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अर्थन पॉट के बारे में, मटका। आप गर्मियों में अपने घर में ठंडा पानी पीने के लिए मटके में पानी भरते हैं। अब तो रेफ्रिजरेटर लोगों के पास है, अभी भी लोग मटके में रखते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन पहले जमाने में तो वही एक ऑप्शन होता था, तो मिट्टी में पानी रखते थे और मिट्टी का जो पानी रखा जाता था और वो क्या आता था आपका, ठंडा आता था। अब भाई कमाल की बात है, मिट्टी के बर्तन में रखने पानी ठंडा कैसे रहता है, बल्कि स्टील में रखने में ठंडा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों सोचा है आपने? नहीं, एक्चुअली जो मिट्टी के बीच, जब मिट्टी का मटका बनाते हैं उसमें पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स से क्या होता है, पानी जो होता है उनकी सरफेस तक आ जाता है। जो अंदर पानी भरा हुआ है वो धीरे धीरे उस सरफेस के बाहर तक सरफेस पे आता है। जब वो सरफेस पे आ जाएगा तो गर्म होने की वजह से वहां की क्या होता है, हीट लेगा, और हीट लेके वो पार्टिकल इवेपोरेट होंगे, जाते जाएंगे। जब इवेपोरेट होगा, जब पार्टिकल वहां से जाएगा तो आपसे क्या लेके जाता है, फ्री में नहीं आता, फ्री में नहीं जाता, क्या लेके जाता है, हीट लेके जाता है। क्या लेके जाता है, हीट लेके जाता है, आपको ठंडा महसूस करा के जाता है। तो हमारे लिए अच्छा है ना। तो जब वो हीट लेके गया, ठंडा हुआ, तो जो पानी का अंदर वाला पार्ट था वो ऐसी उसकी हीट जाती है, पानी ठंडा होता है, हीट जाती है, पानी ठंडा होता है। आपने पिया तो वाह भाई वाह, मटके का पानी ठंडा पानी हो गया। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, जैसे मैंने आपको अर्थन पॉट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, आपने देखा होगा, लोग गर्मियों के समय में अपने घर के बाहर मिट्टी के में पानी डालते हैं, पानी बिठा रहे होते हैं। मतलब बच्चों में मैं सोचता है पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो यार। हमारे स्कूल में आके बताते हैं सेव वाटर, वही तो पानी ऐसे फेंक रहे होते हैं। जब बाद में पढ़ाई करी तो समझ में आया वो पानी क्यों फेंक रहे होते हैं। पानी इसलिए फैला रहे होते हैं, पानी जाता है, जो जमीन की गर्मी होती है, पानी उस पर गिरता है और वो पानी में वो गर्मी को लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो जितनी भी गर्मी होती है खुद तो जाता है, उसके साथ सारी गर्मी को अपने साथ ले जाता है और हमें बड़ा ठंडा ठंडा महसूस कराता है। तो इस तरीके से यहाँ पे टीचर आता है, आपके जीवन से अंधकार को लेके जाता है, आपको पढ़ के एक अच्छी शिक्षा आपको देके आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये आता है, आपकी हीट लेके जाता है और आपको ठंडा और एक अच्छा सा महसूस कराता है। तो ये हमारा होगा कि हम क्यों पानी को हम इसके अंदर डालते हैं, राइट। अब इसका अगला मैंने आपको पॉइंट दिया, पेट्स हैं वो भी अपने आप को ऐसे ठंडा रखते हैं, उसमें ट्रांसपिरेशन होता है, पानी होता है, वो पानी इवेपोरेट होता है, तो ठंडा मिलती है। स्वेटिंग मैंने बता दिया, मेंटेन द कांस्टेंट टेंपरेचर, हमारे शरीर का वो है वो मेंटेन रहता है। तो दिस इज अ पार्ट हमारा। वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ, बोला है कि हमें कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए। कॉटन क्लोथ हमें क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लोथ आपको रिकमेंड किया था गर्मी में कॉटन क्लोथ, हल्की पतली टी शर्ट पहनना आप ज्यादा पसंद करते हैं, पसीना आता है वो सोख लेते हैं, जो पसीना टी शर्ट पे आता है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, जिससे हम ठंडा ठंडा महसूस होता है, राइट। फैन जो होता है वो इवेपोरेशन की स्पीड को बढ़ा देता है, कि स्पीड विंड आ रही है ना, विंड करने से क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, वो रेस्पिरेट करना चालू होता है। तो इसको लिए हम बोल देते हैं कि विंड से भी फर्क पड़ता है, राइट। डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग मैंने आपको बताया, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इवेपोरेशन और बॉइलिंग जो पढ़ा रहा हूं, मैं का दोबारा बताऊंगा। मैंने क्या किया, बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है, मतलब पूरे में गर्म करके वो कन्वर्ट हो रहा है। बट इवेपोरेशन क्या हो रहा है, इवेपोरेशन क्या हो रहा है, इवेपोरेशन क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है सरफेस, जो सरफेस के पार्टिकल थे वो सीधा एक एक करके ऊपर जा रहे हैं। वहां जो इवेपोरेशन है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है। जो बॉइलिंग हो रहा है हमारा, जो इवेपोरेशन है कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन जो बॉइलिंग होता है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। उसमें वो ठंडा थोड़ी ना महसूस होता है, बल्कि इवेपोरेशन आपको ठंडा महसूस होता है। क्लियर है कि नहीं है। तो एक लास्ट चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। क्या हमारे इस एयर में, आपके पास भी जो आप बैठे हो अपने आसपास देखिए, क्या इस एयर में वाटर वेपर्स हैं? हैं? हाँ जी हैं, नहीं है या नहीं है? कुछ लिख रहे हैं सर मेरे पास तो नहीं है, हो सकती है, बता दीजिए। देखो जी, आपके घर पे जब कोई गेस्ट आता है, आप क्या करते हैं, फुल ऑफ आइस, मतलब एक ग्लास लेकर पानी भरा होता है, फुल ऑफ आइस ग्लास होता है, उसमें जाके उनको आप दे देते हो। तो जब आप ग्लास लेके जाते हो तो आप क्या देखते हो, थोड़ी ही देर में जो गिलास के बाद बूंद आ जाती है, बूंद 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 बूंद। आपको दिखता है कि पूरे गिलास के बाद कैसे, यहाँ पे मैंने फिगर के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करी है
किस तरह फिगर में मैंने आपको दिखाने दी कि इसमें बूंद बूंद आ जाती है। तो ये बूंद आई हुई, ये बूंदें आई कहाँ से है, ये बूंद आई आखिर कहाँ से है, ऐसा हुआ क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। यानी कि इसलिए होता है कि आपका ग्लास लीक कर रहा है, नहीं कर रहा लीक। अच्छा एक्चुअली ऐसा बच्चा कहता है मेरा ग्लास लीक कर रहा है, ग्लास लीक नहीं कर रहा बच्चे आपका। अगर मान लीजिए आपने ग्लास है, आपने उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल दिया, ठीक है, फिर आपने उसको आइस भर के दिया तो ठंडा हो गया, तो भी बाहर पानी आ गया, तो इसका मतलब ऐसे करके टेस्ट करके मत देख लेना कि भैया क्या हमारा गिलास लीक कर रहा है, आधा रूह अफ़ज़ा तो लीक करके बाहर से हम उस रूह अफ़ज़ा को पी लेते हैं, ऐसा मत करना। तो बाहर पानी आया क्यों? और जब सादा पानी डालते तो ऐसा वाटर बाहर नहीं आता। तो ऐसा होता क्यों है? जो बाहर की हमारी हवा है, जो हमारी बाहर की हवा है उसमें क्या है, मैंने कहा वाटर वेपर्स हैं। क्या है उसके अंदर? वाटर वेपर्स हैं। तो जब वो हवा उस गिलास के पास से गुजरती है, तो जो उस हवा में जो पानी होता है गैसीय फॉर्म में होता है, वो क्या हो रही है यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है? और उस गिलास की जहाँ पे सरफेस से टच होती है वो ठंडी हो जाती है और गैसीय से यानी उस वेपर कंडीशन केस में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए वो लिक्विड हमें चारों तरफ से ये पानी पानी आपको दिक्कत है, बहुत आपको साफ दिख रहा होगा। देखिए कैसे पानी 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 यहाँ पे हमें शो होता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे वाटर यहाँ पे इसमें कर रहा है, वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दिस वाज अ चैप्टर ऑफ योर 9th क्लास, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को। इसी तरह पढ़ते रहिए, चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, आपको मिलते भी रहे हैं। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो प्लीज डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब हमारा ऐप पे और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।